आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मीरा भायंदर से जुड़ी एक संवेदनशील और सवाल खड़े करने वाली खबर। उत्तराखंड के रहने वाले भजन सिंह राणा, जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद उन्होंने अपनी ऑटो रिक्शा से जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। बताया गया था कि सैफ अली खान के घर में चोरी की कोशिश के दौरान हमलावर ने उन पर हमला किया था और उस कठिन वक्त में भजन सिंह राणा ने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस नेक कार्य के बाद भजन सिंह राणा की हर तरफ सराहना हुई। मीरा भायंदर में उत्तराखंड समाज द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। यही नहीं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि भजन सिंह राणा को ऑटो रिक्शा दिलाने के लिए जो भी खर्च आएगा वह स्वयं वहन करेंगे। क्योंकि भजन सिंह राणा अब तक किराए की ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया, वादे जमीन पर उतरते नजर नहीं आए। भजन सिंह राणा ने कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन आज तक उन्हें ऑटो रिक्शा नहीं मिल पाई। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह आश्वासन भी सिर्फ एक चुनावी वादा बनकर रह गया? इसी बीच आने वाले दिनों में उत्तराखंड भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई है। ऐसे में उत्तराखंड समाज के लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा है, क्या यह वादा पूरा होगा या यह भी ऑटो रिक्शा वाले वादे की तरह कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा? फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड समाज में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखना होगा कि सरकार अपने वादों पर कब और कैसे खरी उतरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाद। अक्सर ऐसा हमने सुना है कि लोग कहते हैं इंसानियत मानो जैसे ख़त्म हो गई हो, लेकिन आज हम उसी इंसानियत के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ये जो मिसाल है ना कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, इसको बिल्कुल गलत साबित किया है। पिछले 1 साल पहले आपने थोड़ा सा, अगर हम आपको पीछे लेके जाएं, तो आपने एक खबर सुनी होगी जहां पे सैफ अली खान के घर पे जो है रात में चोरी होती है, उनको चाकू से जो है हमला भी होता है, और ऐसे में बिल्कुल लहूलुहान होके जब वो हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर्स जो है उस टाइम पे वहाँ नहीं होते हैं, तो ऐसे में एक फरिश्ते के तौर पे एक ऑटो चालक जो है वो उनको लीलावती हॉस्पिटल लेके जाता है, जिससे उनकी जो जान जो है वो बच जाती है, क्योंकि समय पे वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वो फरिश्ते के तौर पे जो ऑटो चालक आए थे उनका नाम था भजन सिंह राणा, और आज हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है। भजन सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको बता दें, भजन सिंह राणा जो है वो उत्तराखंड से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि उस दिन की जो घटना, अगर आप थोड़ा सा आप बताएं हमें डिटेल में कि क्या एक्चुअल में हुआ था। सर, ऐसे जैसे मैं जा रहा हूँ, जैसे रोड से अपना चाइना गेट वाली रोड से जा रहा हूँ, उनके घर के बिल्डिंग के नीचे, मुझे नहीं मालूम था इनकी बिल्डिंग यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, बट आगे से एक मेड आती है भागते हुए, तो वही रिक्शा आवाज़ भी आ रही थी। उसके बाद फिर गेट से भी आवाज़ आ रही है, तो चलो ठीक है, मैं भी गाड़ी गेट से आगे भी बढ़ जाती है, फिर मैं आगे से घुमा के गाड़ी गेट पे जैसे लगाता हूँ तो उसमें से निकलते हैं, तो एक शख्स को काफ़ी जख्म लगा है, काफ़ी खून से उनका ब्लड जो है ना लहूलुहान थे, काफ़ी उनको जख्म लग रहा था, जैसे पूरा कुर्ता उनका बाइट से रेड हो चुका था। तो मेरे को घबराहट हुई, मैंने कैसा रोक दिया गाड़ी, डर तो लगता ही है। चलो, मैंने 2-4 शख्स थे, उनको भी मैंने चलो ठीक है बैठाया। उनको बैठाने के बाद उनके साथ एक बच्चा बैठा, एक उनके साथ और भी एक कोई शख्स बैठा था, उनके साथ हरी या नौकर जो भी होगा उनके साथ में बैठे। तो कुल मिला के 3 लोग बैठे थे मेरे साथ में रिक्शा में। जी हाँ, तो उसके बाद वही अपना कार्य किया। बोला मैंने, सर किधर जाएंगे? पहले ये डिसाइड हुआ, बोला कि लीलावती जाएंगे क्या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर एक बार वो सैफी बोले, फिर बोले कि चलो ठीक है लीलावती चलो। तो मैंने चलो ठीक है, वही चप्पल वाली गली से अपना मैं घुसा दिया था, गलियों के रास्ते थे शॉर्टकट वाला। मैंने जितना भी जल्दी किसी को घाव लगा होता है तो आदमी को यही लगता है कि दर्द तो होता ही होगा जब घाव लगा तो किसी को, तो उसको फटाफट उसको हॉस्पिटल में पहुँचाया था।
अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने उनको फर्स्ट टाइम देखा, इतने उनको चोट लगी हुई थी, उन पे घाव था, खून निकल रहा था जैसे आपने बताया, तो आपने पहचाना था? और अगर आपने नहीं पहचाना था तो आप थोड़े घबराए थे? आप मना भी कर सकते थे कि नहीं, मुझे नहीं बिठाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, इस तरीके के जो केसेस होते हैं तो लोग बचते हैं। जी हाँ, वो ऐसा लगा था जैसे गाड़ी जब गेट पे लगी गई थी तो मैंने चलो ठीक है, कोई शख्स अगर निकला भी है तो मैंने चलो ठीक है, जब 2-4 लोग होते हैं तो ऐसा मैटर हो गया तो मैंने चलो ठीक है, बंदा इतना कोई वो नहीं है, घाव लगा है तो इनको मैं छोड़ने का, मैं ये सोचा कि चलो इनको छोड़ ही देता हूँ। पर रात के समय रोड खाली रहता था तो मैंने बैठा लिया, मैंने सर कोई बात नहीं, आप बैठो जो भी है। अब मैं नहीं जाना था, तो जब उतरे तब मुझे जब पता चला, तब खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करके मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टाफ को बोला मेरा जो भी है, तब मुझे पता चला। मैंने चलो होगा कोई आम आदमी, ऐसा कुछ हो गया होगा, मारा मारी रात में 3 बजे, आदमी इतना बड़ा आदमी है, मुझे ये नहीं पता कि इधर सैफ अली खान भी रहते हैं। हम लोग का क्या, रिक्शे वाला कोई भाड़ा मिलता है, हम तो गलियों कुछ ही में घूमते रहते हैं मैडम, ये सब चीज़ें हैं। जी, तो उस टाइम तक आपको ये नहीं पता था कि ये जो है हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है इतने बड़े, और कुछ ऐसा मन में विचार नहीं था कि अगर मैं मदद कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा स्वार्थ रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं तो ये भी नहीं जान रहा हूँ कि बड़े स्टार हैं, तो वो तो खुद ही जब उतरे हैं तो मेरे को ये पता लगा कि ये सैफ अली खान है, तब मैंने चलो ठीक है, तो वही देखे। तो उनके साथ में जो था, शायद बाद में सुनने में कि हरी था, कोई भी था उनका, यानी नौकर था, तो उन्होंने ऐसे हाथ हिला दिया, मैंने चलो ठीक है, बस कोई बात नहीं। यही है कि आदमी से मुलाकात होगी, इतना बड़ा स्टार बैठ गया मेरे रिक्शे में, यही बहुत मेरी खुशी वाली बात होती है इंसान की, जो हो रहा ना कि हाँ कि चलो ठीक है, इतना बड़ा स्टार बैठा रिक्शे में, तो बहुत कुछ है। बस हाँ जी, यही आदमी को गर्व होता है कि चलो बड़ा स्टार बैठा। हर कोई आदमी खुश होता है कि आदमी मिलता, कौन सेलिब्रिटीज़ कहाँ मिल पाता है इंसान, तो वो चीज़ें हैं सब। और जैसे उत्तराखंड से आप हैं तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग बहुत मासूम भी होते हैं, उन्होंने बस दूर से बात कर ली तो शायद लगता है कि यही बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, यही सब कुछ है, बस ये हो गया तो कुछ और चाहिए नहीं। नहीं, बस हम देखो मांगते किसी से नहीं है, जो अगर कोई दे खुशी से हम रख लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी मांग थी। हम तो पहले भी कह रहे थे, लोगों ने कहा कि रिक्शा देना चाहिए था, वो देना चाहिए था, तो हम तो इस चीज़ के लिए हम कभी नहीं सोचे। मैंने चलो ठीक है, अगर प्यार से देंगे तो हम ले लेंगे, बाकी हमें कोई ऐसा कि नहीं हम स्वार्थ के लिए उनकी हम जान बचाएं या कुछ हम उनकी हम मदद करें हैं, वो तो हमारा फर्ज था जो भी है। अगर काम किया है तो उसके लिए हमको, वो नहीं तो ऊपर वाला देगा जैसा भी होगा। बट ये सब चीज़ें हम उस चीज़ की नहीं कि हम लालच करें उस चीज़ को कि हमको कुछ दें। रातों रात उसके बाद जो है जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उन सब ने आपका इंटरव्यू भी हमने देखा है, तो काफ़ी मतलब रातों रात ऐसा लग रहा था कि आपको जो है देश का हीरो जो है बना दिया है। तो उस टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे थे? जी, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने चलो ठीक है, जो भी है अच्छा लगा मेरे को, मैं कि दुनिया की नज़रों में आया और लोग मुझे चाह रहे हैं, यानी अच्छा ही जब काम किया तभी मुझे कोई चाह रहा ना। अगर बुराई भी करता तो मेरे को गलत लगता, मेरे को अफसोस होता कि मैंने चलो किसी के साथ गलत किया। मैंने जो अच्छा किया तो बस अच्छे के लिए तो हर कोई आदमी देता है, साथ देता ही है। मीरा भाईंदर की संस्था है, वहाँ पे आपको बुलाया भी गया था और आपको सम्मानित भी जो है यहाँ पे किया गया था। और साथ ही साथ में क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनायक जी, उन्होंने आपसे पूछा था ऑटो का या कुछ, क्या था वो पूरा, एक बार आप जरा बता सकते हैं? जैसे मुलाकात हुई तो वो बोले, उनके पैर छुए मैंने, अरे बहुत, ये बोले पहले बहुत खुश है, बोले अरे तू तो पूरा महाराष्ट्र में छाया पड़ा है, तेरा नाम चल रहा हो, चर्चे में है तू। हाँ, तो खुशी फिर पूछे, बोले ऑटो रिक्शा अपना किराया में चलाते? मैंने हाँ सर किराया में चलाता हूँ। तो बोले हाँ, कितना पैसा पा गया? मैंने 60 से 65,000 रुपये मुझे इनाम के तौर पे मिल चुका है। तो बस बोले चलो ठीक है, बाकी मैं कर देता हूँ। तो ये मेरे को बोले थे, बोले तुम किराया के चलाते, बाकी वो मैं कर देता हूँ। अब देखो वही उन्होंने ऐसा कहा था कि वो आपको जो है नया जो ऑटो है वो दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन जो है आपको दिया था? हाँ, बोले थे कि हाँ चलो ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम कर देंगे। तो फिर उसके बाद में चलो ठीक है, अपनी संस्था जैसे अपने उत्तराखंड देवभूमि वाली ये किशोर भट्टे जी, तो इनको भी ऐसा डोल मिसाल वो मांगे थे ना, उनका जैसे प्रोपोजल कितने का होता है, मतलब कितने तक का रिक्शा पड़ता है। तो फिर मैं एजेंसी में बात किया तो उनको दिया था अपने नाम से ही, वो जो होता ना क्या बोलते हैं उसको, डो मिसाल, तो इनको भेजा था मैंने। सर 4 या 5 लाख का जो भी आता है वो इनको मैं भेज दिया था, मैंने सर परमिट डाल के इतना तक हो जाता है, तो ये हो गया था। तो बोले चलो ठीक है, मैं तो कब से, उनके बाद ही मैंने अपना टोटली उनको दे दिया था एजेंसी से पूरा वो अपना डोमिसाइल मंगा के कि रिक्शे का इतना लगता। डॉक्यूमेंट है वो आपने एजेंसी से मंगवाया कि ऑटो जो है कितने का पड़ता है, क्या सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इस बात को तकरीबन 1 साल जो है वो होने को आया है, तो उसके बाद जब परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने आपको
आपको जब ये वादा किया कि आपको ऑटो जो है वो देंगे, तो उसके बाद आपने कितना प्रोसेस, आप उनके ऑफिस गए, क्या कुछ रहा आगे का, कुछ मिला, मतलब कितना, क्योंकि 1 साल जो हो गया है इस बात को। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो मैंने इन सर से, किशोर भट्ट सर से इनसे बात की थी मैंने, सर कुछ होगा क्या? तो बोले अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो वो और भी बड़े बन गए, बस सुन नहीं रहे। अब सुनने ना, मैं तो इनके भरोसे ही था। मैंने चलो देवभूमि वाले अपने उत्तराखंड से हैं, तो इन्होंने फ़ोन किया था मेरे को, तो मैंने चलो ठीक है आता हूँ मैं, जो भी होगा अपना मुलाकात होगी, जैसा भी होगा बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जब उन्होंने ऐसा, मंत्री जी ने आपको ऐसा बोला, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है मन में आती है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी इससे पहले भी आपकी चली रही थी, और ऐसा नहीं है कि उनके बोलने के बाद ज़िंदगी रुक गई, ज़िंदगी तब भी चल रही थी, लेकिन वो जो उम्मीद उन्होंने जगाई थी, कहीं ना कहीं वो जब पूरी नहीं होती है तो थोड़ी सी जो है निराशा जो है ज़रूर होती है। हाँ बिल्कुल, वो तो फ़र्क पड़ता है। मैं भी थोड़ा उम्मीद में था, मैंने चलो ठीक है एक रिक्शा मिल जाएगा, थोड़ा मेरा भी परिवार का आलन पालन हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, पहले थोड़ा दुखी से थे, अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं भी उम्मीद लगाया था। अब मैं भी अब किसी से मांग तो नहीं सकता ना मैं, है। अब उन्होंने आश्वासन दिया था तो मुझे भी भरोसा था, तो मैंने चलो ठीक है, मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो ठीक। हाँ, मैं आपसे सवाल ये इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अभी कल ही वो यहाँ पे उत्तराखंड भवन का भी डिजिटल इनॉग्रेशन जो है करने वाले हैं, क्योंकि देखा गया है काफ़ी जिस तरीके से वो लुभावने वादे जो है कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के लोग यहाँ पे रहते हैं उनको भी ये बोल के कि आपका भवन जो है यहाँ पे होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि आपके साथ तो पिछले 1 साल से ये जो है ये बोल सकते हैं लुभावने वादे तो किए, लेकिन असलियत में सब खत्म था। हाँ ये तो बात है, होती है। अब हमको चलो ठीक है, हमारा 3, 3.5 या 4 लाख का रिक्शा ही होता है, ये तो बड़े सपने हैं जनता को, अब क्या आश्वासन दें हम, वो तो वही कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसा जो अगर किए हैं, तो अगर हो जाए तो हम तो कह रहे बढ़िया बात है, हो जाए तो बहुत ठीक है, बट हम तो उम्मीद तो लगाते थे। मैंने चलो ठीक है, जब कह दिए इतना बड़ा मंत्री है, परिवहन मंत्री है, ठीक है, तो हमने उम्मीद रखी थी। हम तो ये नहीं कह रहे चलो ठीक है बनाए, अगर उत्तराखंड यहाँ फाउंडेशन अगर बन भी रहा तो बहुत खुशी वाली बात है, चलो ठीक है बन जावे, है। बाकी अपना तो क्या, हम लोग जैसे रिक्शा चलाते हैं किराए का ही चलाते हैं, मगर एक आश्वासन देना बहुत एक वो होता है। हाँ, तो उस चीज़ के लिए हाँ इसमें पूछना चाहूँगी, आपने अपने परिवार से भी ये जिक्र किया होगा कि जो है महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं उन्होंने मुझसे वादा किया है कि ऑटो देंगे, तो परिवार का जब आपने ये न्यूज़ उन्हें दी उस टाइम पे उनका कैसा, मतलब जो भावनाएं थी वो कैसी थी, और 1 साल बाद किस तरीके से वो इन सब चीज़ों को लेते हैं? जी हाँ, वो अगर समझेंगे तो बहुत कुछ है। जैसे परिवार से भी बोला था मैंने, चलो ठीक है ऑटो वहाँ से अपना देवभूमि वाले वो देंगे। हाँ, बाकी बाइक जैसे लॉन्च किए हैं उनका भी है, तो बढ़िया चल रहा फाउंडेशन। जैसे अगर जो भी हमारा उत्तराखंड देवभूमि वाला जो एम्बुलेंस बाइक है उनको लॉन्च किया, तो मेरे को बाकायदा बुला गया था, तो उसी टाइम मेरे को भी बोला था एक रिक्शा तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, जैसे प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जैसा भी होगा कर देंगे। तो मैंने चलो ठीक है, और उसी आश्रय में आदमी को होता ही, मैंने चलो ठीक जो भी है हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हम दूसरे को जैसे भाड़ा देते हैं, बट हाँ जो अपना खुद का हो जाएगा तो हमको भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। वैसे आप दिन भर का कितना, मतलब अब क्योंकि आप अभी जैसे आप ऑटो चलाते, दिन भर का कितना भाड़ा जो है आपको देना पड़ता है मालिक को? जी, मालिक को हमको 250 रुपये रोज़ का, यानी 12 घंटे का हमको देना पड़ता है 250 रुपये। अच्छा, 250 रुपये आप CNG कार्ड का अलग, जैसे CNG का अलग भराते हैं हम लोग। हाँ, CNG का अलग होता है, उसमें भी यानी 500-700 रुपये उसको निकाल के उसके बाद जितना कमाते हैं वो अपना रहता है फिर। जी हाँ, उसमें फिर खाने का भी रहता है, रूम का किराया भी रहता है, प्लस और भी खर्चे रहते हैं अपना। हाँ, तो मान लो अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो जाती है तो उसमें तो थोड़ा हमारे, जैसे हम 1 रुपया कमाते हैं तो हमारा फिर 1.5 रुपया बचने लगता, 50% हमको रिक्शे से बेनिफिट होने लगता, उतना हमको सपोर्ट मिल जाती। मगर वही एक इंसान की वो हो जाती कि नाम भी हो जाता कि हमको किसी ने गिफ्ट किया। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर शायद मुझे ऐसा लगता है, अगर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक जो है वो अगर आपको देते, तो मुझे ऐसा लगता है ताउम्र आप इस बात को याद रखते और हर जगह इस बात को बहुत उत्साह के साथ बोलते कि भाई मैं वहाँ गया था और वहाँ पे मुझे महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री, उन्होंने ऑटो देने की बात कही थी और आज मुझे जो है दे भी दिया। हाँ, इस बात की बहुत खुशी होती है। और उत्तराखंडी हमारे गांव में, और उत्तराखंडी हमारे जो खडीमा क्षेत्र लगता है पूरा उत्तराखंडी, उसको गर्व करता है कि हाँ कुछ बंदा कोई है, बंदा बोलने वाला है, अगर बोला है तो बहुत अच्छा बोला, करके भी दिखाया। तो उस चीज़ के लिए बहुत उनका धन्यवाद होता, हर चीज़ होता। बट आदमी सोचता नज़रों पर रहता है कि हाँ
आदमी जब बोला है नेता तो आदमी कई बोलते कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट हम ये मानते कि चलो अगर बोला तो हाँ बढ़िया हो जाता है। एक छोटे काम से ही आदमी शुरुआत करता है, बड़ा तो अपने आप ही होता चला जाता है। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, उसके बाद जब उन्होंने आपसे वादा किया था, उसके बाद हालांकि कितने समय तक आप यहाँ भी आए होंगे, आपने फॉलो अप भी लिया होगा, तो कितना खर्चा इसमें गया? क्योंकि आप सांता क्रूज रहते हैं, वहाँ से यहाँ आने में कितना खर्चा आपका जो है लगा अभी तक, पूरा 6 महीने या 7 महीने का अगर हम टोटल काउंट करें तो? क्योंकि एक आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग का अगर इंसान है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा 100, 200, 500 रुपये भी बहुत मायने रखता है। मायने रखता है, हाँ वही है। छोटा अगर माना जाए तो आने जाने में आदमी को 500, अगर मानो जाए तो अभी रिक्शे से मैं अपना खाली हाफ डाउन करके आया तो 600 रुपया मेरा मीटर आने जाने का हो जाएगा एक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भजन जी हमसे बात करने के लिए। आपने देखा भजन सिंह राणा जी, ये हमारे देश की जो है असली ताकत है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, इन्होंने सैफ अली खान को जब ऑटो में बिठाया था, तो हालांकि इनको पता नहीं था वो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑटो में बिठाया, सही सलामत उन्हें लीलावती हॉस्पिटल वहाँ तक लेके गए। लेकिन जब ऐसे लोगों को जब हम सम्मान देते हैं समाज में, और इन लोगों से जब हमारी झूठी वादे जो है कभी मंत्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं इनका भरोसा जो है हमारे सिस्टम से टूट जाता है। कहीं ना कहीं वो हताश होते हैं, क्योंकि मंत्री के लिए सिर्फ एक ऑटो देना बड़ी बात नहीं थी, बहुत छोटी रकम है उन मंत्री के लिए, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके लिए वादा किया उनको देना एक बहुत छोटी बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं भजन सिंह राणा जी जो हैं, उनको वो ऑटो मिलता, आप सोचिए उनकी खुशी, उनके परिवार की खुशी, उनके साथ जहाँ वो रहते उन लोगों की खुशी, कितना हौसला अफजाही उनको इस चीज़ से मिलती कि मैंने जो काम किया था उसका जो रिवॉर्ड है मुझे इस तरीके से मिला है। हालांकि उन्होंने ये बिल्कुल भी सोच विचार के नहीं किया था कि मैं अगर जान बचा रहा हूँ तो इसके बदले में मुझे ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमने प्रशंसा करी है, हमने कहा है, तो वादा जो है हमें ज़रूर निभाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है किशोर भट्ट जी, जो पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, और भजन सिंह राणा जी को मीरा भाईंदर में बुलाने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए, इन्होंने ही अपनी जो सोसाइटी है उत्तराखंड की, उससे ही जो है पहल की थी। और किस तरीके से आगे का जो पूरा रहा है, मंत्री प्रताप सरनायक ने उन्हें वादा किया, आश्वासन दिया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। बात करेंगे किशोर जी आपसे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपको कैसे भजन जी के बारे में पता चला, और उसके बाद का क्या पूरा प्रोसेस रहा? जी, आपके दर्शकों को और आपको नमस्कार। देखिए, जब आज से करीब 1-1.5 साल पहले ये खबर मालूम पड़ी कि एक ऑटो रिक्शा चालक ने सैफ अली खान की जान बचाई है, तो ये हमको मालूम पड़ा कि उत्तराखंड से है। तो बहुत अच्छा लगा हमको कि हमारे यहाँ के आदमी खैर होते ही वैसे हैं, मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हमने उनका नंबर पता किया कि हमारी जो संस्था है पहाड़ी प्रवासी सोसाइटी कि उसकी तरफ से हम उनको कुछ एक धनराशि अपनी तरफ से दें, उनको एक प्रोत्साहन के रूप में दें और उनको सम्मानित करें। तो उनका नंबर निकाला मैंने और कॉल किया, और उनको पहले तो मैंने बहुत शुभकामना दी कि इन्होंने, जबकि उनको ये भी पता नहीं था कि वो सैफ अली खान है। उनको लग रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि कोई भी ऐसा घायल व्यक्ति को ऑटो रिक्शा वाला ये सब ले जाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं इतने हिम्मती। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि उनको ये आइडिया नहीं था कि ये सेलिब्रिटी है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो उनको हमने मीरा रोड बुलाया, और हमारी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हमारे हयात सिंह राजपूत जी और जितने भी पदाधिकारी, हमने तय किया कि हम उनको सम्मानित करेंगे। तो हमने उनको एक अच्छी सम्मान राशि हमने उनको दी, थोड़ा सा जितना भी हम लोग कर सकते थे वो हमने उनको दिया। और कोइंसिडेंस ऐसा था उस दिन कि हमारी एक दूसरी संस्था और है जहाँ से मैं कनेक्ट हूँ, जिसका नाम है देवभूमि जीवन रक्षक फाउंडेशन। तो उसी दिन हमारी जो बाइक एम्बुलेंस जो थी, मतलब जो हमने डोनेशन करके इकट्ठा करी थी, जो हम लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करते हैं, तो उसी दिन सेम डे बाइक एम्बुलेंस का उद्घाटन होना था। अभी माननीय मंत्री श्री प्रताप सरनायक जी उस वक्त विधायक थे, तो उनके हाथों से होना तय हुआ था। तो हम लोग उद्घाटन समारोह में गए और भजन सिंह राणा जी भी हमारे साथ में ही थे। तो उद्घाटन का जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर हुई। उद्घाटन की प्रक्रिया होने के दौरान सरनाइक जी को इंट्रोड्यूस कराया हमने कि सर ये भजन सिंह राणा है जिन्होंने सैफ अली खान की जान बचाई थी, तो ये हमारे उत्तराखंड से ही है।
तो उन्होंने वहाँ पर वो जो भजन सिंह जी हैं उनसे वादा किया कि पहले तो उन्होंने पूछा एक्चुअली कि आप जो रिक्शा चलाते हो वो कैसे, मतलब आपका रिक्शा है या कैसा है। तो उसने बोला कि वो नहीं, वो मेरा रिक्शा नहीं है, वो मैं भाड़े से लेकर के चलाता हूँ, मतलब वो कोई किसी का है, तो इनको सैलरी पे उन्होंने रिक्शे वाले ने रखा है। तो सरनाइक जी को ये सुन के लगा कि हाँ मुझे शायद ऐसा कुछ बोलना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पर उनको कमिटमेंट किया कि वो अपनी तरफ से वो रिक्शे वाले को, भजन सिंह जी को रिक्शा देंगे, नया रिक्शा। तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा और बहुत अच्छा हमने इसका स्वागत किया। भजन सिंह भी बहुत खुश हो गए कि अभी मुझे रिक्शा मिलेगा। तो हम लोग आ गए और उसके बाद में फिर ये बात को लगभग 1 साल हो गया है। तो काफ़ी समय फॉलोअप किया, भजन सिंह ने मुझे भी कांटेक्ट किया, मैंने भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने भी अपने दूसरे माध्यम से, हमारे संस्था के संस्थापक सुंदर सिंह रावत जी हैं, उनसे भी उन्होंने कहा। तो लगभग ये प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रही। तो 6 महीने तक, अब बट ऑब्वियस सी बात है कि आदमी कितना अपना आत्मसम्मान के आगे ये करेगा कि भाई पहले तो उसने उस भाव से मदद ही नहीं करी कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप सामने बोल देते हैं कि मैं ये दूंगा तो आपको एटलीस्ट कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। तो फाइनली ये हुआ, फिर उन्होंने फॉलोअप करना छोड़ दिया और ये बात को लगभग 1 साल हो चुके हैं। अब खैर उनको उम्मीद भी नहीं है ऐसा कुछ मिलने वाला है, लेकिन मेरा बोलना यही है कि आप अगर कोई चीज़ का प्रॉमिस करते हैं और आप इतने एक मंत्री पद हैं, एक विधायक हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके वादे पूरे होने चाहिए, क्योंकि वो सक्षम हैं करने के लिए मदद। और ये मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, अभी कल ही हमारा उत्तराखंड भवन का जो है डिजिटल भूमि पूजन जो है वो भी होने वाला है, ऐसा जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक उनकी तरफ से ये आया है। तो आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है, क्योंकि एक ऑटो को देने में उन्होंने पूरा साल निकाल दिया, जो अभी ऑटो का ये बोल सकते हैं कि कुछ नामो निशान अभी नहीं है। तो ऐसे में भवन का भूमि पूजन होना, तो ये आपको क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है इसलिए ये सब जो है लुभाने के लिए लोगों को जो है वो वादे कर रहे हैं या बोल रहे हैं? जब एक छोटा ऑटो रिक्शा देने के लिए इतना लंबे समय से वचन दे करके नहीं हुआ है, तो मुझे भी उम्मीद नहीं है इसकी, मैं सिंपल बोलूँगा। और चुनाव जब आते हैं तो वो समय पे ये भवन का भूमि पूजन ये मुझे लगता है एक अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा करना चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़, और हम उत्तराखंडियों के साथ में ये आज से नहीं, ये कब से होते आ रहे हैं कि भूमि पूजन होता है, फिर उसके बाद अभी डिजिटल भूमि पूजन का पैटर्न शुरू हो गया है, लेकिन कुछ भवन का कोई ठिकाना तो है नहीं आज तक, तो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे, अगर आप मेरे बात करेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई भवन बनेगा। और बस आपसे आखिरी में जानना चाहूँगी, जब एक मध्यम वर्ग का इंसान, या ये कह सकते हैं कि जो रोज़ कमाता है और रोज़ घर के लिए सामान और राशन लेकर आता है, ऐसे में उसको जब उम्मीद दिखाई जाती है, और वो उम्मीद जो शायद कभी उसने सोची भी नहीं होगी, उसके सोच से भी परे है, लेकिन जब हम धरातल में देखते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग हैं उनकी उम्मीद टूटती है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता शायद ही वो कभी ऐसा किसी भी बड़े नेता के बातों पे भरोसा जो है वो कर पाएंगे। बिल्कुल साक्षी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आप सिर्फ मीडिया को खुश करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए कोई भी आप बयान देते हैं, तो आप इतने जिम्मेदार, इतने बड़े पद पे आप रहते हैं, तो आपको जो बयान है वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो बयान पे आप खरे उतरें। जैसे अभी एक मैंने सरनाइक जी का एग्जांपल दिया, वैसे ही भजन सिंह जी को मीका सिंह जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी प्रॉमिस किया था, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पे लिखा था कि ये जो बंदा है वास्तव में एक रियल हीरो है और मैं बहुत इससे प्रभावित हूँ, इसको मैं 1 लाख रुपए की धनराशि देता हूँ या मैं दूंगा। तो उस बात को भी 1 साल हो गया है, वहाँ से भी कुछ उनको मिला नहीं है। उन्होंने भी 2-3 बार जब किसी ने बोला तो फॉलोअप किया, तो वहाँ से भी कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों के भावनाओं के साथ में आप खिलवाड़ मत कीजिए। जो आप दे सकते हैं वही आप बोलिए, और नहीं दे सकते तो फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं। और वो मांग थोड़ी रहा है आपसे वो डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक गरीब आदमी को आप एक उम्मीद जगा देते हो कि तुझे मिलेगा, और फिर उसके बाद में आप उसको छोड़ देते हो। तो ये किस प्रकार का रवैया है, तो ये मेरे समझ से बाहर है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव मेहुल नेहरू जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आप ये सारी चीज़ें कि लुभावने वादे जो है वो कर देते हैं मंच से, और जो आम आदमी रहता है वो सपने देखता है, उम्मीद जो है उसके मन में जागती है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और निकलती है। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार, मीरा भाईंदर भाजपा जिला सचिव के नाते। और रही बात आपने जो अभी उत्तराखंड की कही, समाज की, भवन की और बाकी सब चीज़ों की, वादे बहुत होते हैं मीरा भाईंदर में। और माननीय प्रताप सरनाइक जी जो इतने बड़े मंत्री हैं हमारे, इनके वादे की लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे मीरा भाईंदर की जनता ने देखा, टोल का वादा हुआ था कि टोल हटेगा, कितना हटा वो तो हमारे माननीय जनता के सबसे लाडले आमदार नरेंद्र भाई मेहता जी ने कहा ही है कि 10 फुट हटाए। और त्रस्ता प्रॉब्लम्स आज भी वही है। वैसे अनगिनत है, मतलब लिस्ट इतनी बड़ी है कि प्रताप सरनाइक जी वादे कर देते हैं। जैसे आप देखिए पूरे 146 विधानसभा के रोड की हालत देखिए, जो बेसिक है, जो मीरा भाईंदर की जनता और कुछ नहीं चाहती है, कोई मिराकल नहीं चाहती है, जो बेसिक है। आधे रोड बने, कोई कोई जगह पे आधे रोड 2-2 साल से नहीं बने, तो लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही 2 ऑटो की एक्सीडेंट हुई है। तो वादे सरनाइक साहब बहुत अच्छे से करते हैं, शायद इलेक्शन के लिए करते हैं या वो ज़्यादा बिजी हैं इसलिए करते हैं और भूल जाते हैं। तो वो जनता सब समझती हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहाँ तक हमारे आमदार, जो लोग लाडले आमदार हैं, जनता के फेवरेट जिसको हम बोलते हैं, वो बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और जैसे आप घोड़बंदर की हालत देख लीजिए, आज 2-3 दिन से फिर बंद है। इतने बड़े बड़े मंत्री आ गए, उप मुख्यमंत्री भी आके वादा करके गए, 1 साल हो गया, आज भी वैसे का वैसा है। दूसरी बात साक्षी जी, जो आपने अभी कहा कि वो भजन लाल जी जो ऑटो ड्राइवर थे, सैफ अली खान वाले, वो मेरे ख्याल से 1 साल से चक्कर काट रहे हैं। जो प्रताप सरनाइक जी माननीय जो मंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो उनको राशि देंगे रिक्शा के लिए। अब अगर मुझे आप पर्सनली पूछो, 4-5 लाख की रिक्शा अगर नहीं दे पाए तो वही समाज को 4-5 करोड़ की ज़मीन कहाँ से देंगे? तो बड़े दुख की बात है ये। बट देवतुल्य जनता जो है उत्तराखंड की, वो बड़े सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मेरा ये उनसे कहना होगा कि सावधान रहिए, ऐसे वादे और बहुत आएंगे, पर आप रहिए उन्हीं के साथ जो काम करता है। और काम मीरा भाईंदर में सिर्फ एक ही लोक लाडले नेता हमारे नरेंद्र भाई मेहता जी करते हैं। तो मैं बस जनता से आपके माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगा, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं ये जो हमारी न्यूज़ है वो सही जगह, सही तरीके से जो है लोगों तक पहुँचे, और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो, क्योंकि भजन सिंह राणा जैसे लोग हमारे देश में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनका भरोसा जो है सिस्टम से नहीं टूटना चाहिए। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसे छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।